हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं के सभी अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो भी आप लोगों को डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए। क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया था, लेकिन चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर छूट गया था, जिसका आज हम अपलोड कर दे रहे हैं वीडियो। आप लोग आज के इस वीडियो में देख लीजिए चैप्टर नंबर 5 को कैसे सोल्व करना है, क्या इसका उत्तर होगा। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। बढ़ते आगे के क्वेश्चन पे। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर सोशल साइंस में सभी आपका होगा, जैसे जियोग्राफी हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया। तो ये सारे वीडियो आपको अपलोड मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन क की बात करें तो ऑप्शन क में कहता है अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ख ऑप्शन में कहता है लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। या घ ऑप्शन में कहता है कि मंत्री परिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो देखिए, अब यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो आप किसी भी प्रधानमंत्री को, चाहे उसके पास बहुमत हो या नहीं हो, आप उसको नहीं हटा सकते। उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी होती है जो संसद करती है, ठीक है। तो ये आप उसको हटा नहीं सकते हैं। आप किसी को चुन सकते हैं, बट कब चुन सकते हैं? जब यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी पूर्ण रूप से सरकार ना बने तब आप चुन सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कहता है कि अपनी पसंद से ये नहीं कर सकते हैं, आप किसी के विचार विमर्श पर ही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ग है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये अधिकार होता है कि जो संसद के दोनों सदन में विधेयक पारित किया गया है उस पर फिर से पूर्ण विचार करने के लिए वो संसद में भेज सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है। तो ऑप्शन घ यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग प्रधानमंत्री बनते, सॉरी, आप लोग राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो आपका एक हक बनता है, आपका अधिकार बनता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क में कहता है जिलाधीश, ऑप्शन ग में गृह मंत्रालय का सचिव, ऑप्शन ग में गृह मंत्री और ऑप्शन घ में पुलिस महानिदेशक। तो राजनीतिक कार्यपालिका का कौन हिस्सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है वो गृह मंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है? गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी की बात करें तो ये सभी कार्यपालिका का हिस्सा है, यानी ये कार्यपालिका का काम करता है, लेकिन इनमें जो प्रमुख हिस्सा की बात करेंगे, राजनीतिक हिस्सा की जो बात करी गई है वो आपका गृह मंत्री होता है। ये सब प्रशासनिक ढंग पे होते हैं, ठीक है। ये प्रशासन के तौर पर ये लोग होते हैं, पुलिस, जिलाधीश या जो और भी हैं जो लोग, वो सभी प्रशासनिक के क्षेत्र में होते हैं। ये राजनीतिक की बात कर रहा था, तो राजनीतिक में आपका गृह मंत्री हो जाएंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान गलत है। आपको यहाँ पे बयान दी गई है और उस बयान में आपको ध्यान देना है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बयान गलत है। क में कहता है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ख में कहता है कि अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ग में कहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। और ऑप्शन घ में कहता है कि अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि न्यायपालिका में कौन ऐसा बात लिखा गया है जो गलत है।
तो इस ऑप्शन में आप देखिए तो ऑप्शन क यहाँ पे बिल्कुल गलत आपको नजर आएगा, क्योंकि संसद द्वारा जो पारित प्रत्येक कानून होता है उस पे सर्वोच्च न्यायालय की सहमति नहीं होती है। इस पे जो सहमति होती है या मंजूरी देने की जो बात होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका गलत है। बाकी यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन 3 दिख रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कानून संविधान की भावना के अधिक खिलाफ है, संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर देगी और न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होते, इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है तो वो अदालत में जा सकता है, न्यायपालिका का शरण ले सकता है। तो ये 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा गया था वो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। आपको यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी गई है और वो भी राजनीतिक संस्थाएं दी गई है, और वो आपको बताना है कि देश के मौजूद कानून में जो संशोधन है उसको करने का अधिकार किसे है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क में कहता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ख में कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ग में कहता है प्रधानमंत्री और ऑप्शन घ में कहता है संसद। तो किसके पास ये अधिकार होती है, तो इसका जो अधिकार होता है बच्चों वो संसद के पास होता है। वो संसद क्या करेगा, फिर से जो कानून है उसमें संशोधन करेगा, फिर से विधेयक को बनाएगा और फिर उस विधेयक को पारित करेगा। तो ऑप्शन घ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उस मंत्रालय की पहचान करना है आपको जिसने निम्नलिखित समाचार पत्र जारी किया होगा। यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे कि क में एक इसको मान लो क और चाहे इसको मान लो सूची 1 और इसको कर दो सूची 2। अब सूची 1 में कहता है कि देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो ये जो नई नीति बनाई जा रही है ये कौन बोल सकता है। फिर उसके बाद इधर में दिया रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इधर आपको दी गई है खबर और इधर आपको मिलाना है कि वो कौन सा मंत्रालय होगा। तो यहाँ पे देश के जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए कौन सा मंत्रालय होगा, तो आप यहाँ पर से देख सकते हो कि जूट को बढ़ाने के लिए जो मंत्रालय होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं की बात करी गई है। तो आप यहाँ पे प्रत्येक को मिलाइए, हम यहाँ पे मिला दिए हैं कि देश में जूट का निर्यात करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समाचार पत्र या ये खबर निकालेगा। फिर उसके बाद ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। ये रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक जो सार्वजनिक ग्रामीण इलाका है उसमें हम क्या करेंगे, टेलीफोन सेवा देंगे ताकि हर एक नागरिक को किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो और वो हर एक से जुड़ा रहे। फिर उसके बाद सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, इसके तहत बिकने वाले जो चावल है, गेहूं है, इसकी कीमत कम की जाएगी। ये सार्वजनिक वितरण मंत्रालय करता है। फिर उसके बाद पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, भत्ते बढ़ाए जाएंगे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की न्यूज थी या स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में कहा था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलाना था। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकार का इस्तेमाल करती है, जैसे कि सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये कौन बताता है। तो हमने लिखा है एक काम विधायिका की होती है। वो विधायिका क्या करती है, का नियम बनाती है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, सिंचाई के लिए कितना पैसा देना है, नागरिकों के विकास के लिए कितना पैसा खर्च करना है। तो ये विधायिका का कार्य होता है। फिर उसके बाद कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज बनाने की जो नियमित या उसे बढ़ाने की जो बात होती है बच्चों, वो करती है कार्यपालिका। फिर उसके बाद है
दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। तो कानून से संबंधित जो भी कार्य होगा वो न्यायपालिका उससे संबंधित जो अधिकार है वो इस्तेमाल करेगी, वो उचित निर्णय देगी। तो ये न्यायपालिका की काम होता है। फिर उसके बाद अगला जो है वो भूकंप पीड़ित की राहतों के प्रयासों के बारे में सूचना मांगना। तो ये कार्यपालिका मांगती है कि बताइए आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे भूकंप पीड़ित कितने लोग हैं, उनके बारे में सूचना हमें चाहिए। तो ये कार्यपालिका का काम होता है। अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। निम्नलिखित 4 जवाबों में से सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है 4 ऑप्शन में से, और वो भी सही जवाब को चुनना है। और चुनने के बाद आप उस पर तर्क देंगे कि क्या आपका तर्क है। तो क ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कहा है क में कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। और ख में कहता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। ग में कहता है कि चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। और घ में कहता है कि प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। तो आप किस कथन से आप सहमत हैं? तो देखिए प्रत्येक को थोड़ा सा बारीक से पढ़िए। तो कहते हैं संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जब भी आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो बहुमत वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि क संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा इसलिए है कि भारत के प्रधानमंत्री का चयन भारत के प्रत्येक नागरिक या जनता के समर्थन से किया जाता है, ताकि वे जनता के प्रत्येक समस्या को करीबी से देखकर समझकर उसका निवारण करें। तो ये हमने यहाँ पे अपना तर्क दिया है। आप लोग भी अपना तर्क दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हमने दिया वही आपको देना है। तो आप लोग अपने मन से भी तर्क दे सकते, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कहता है कि 3 कोई दोस्त है, मान लो एबीसी कोई 3 दोस्त है और तीनों एक फिल्म देखने गया जिसमें हीरो को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आप मूवी में ऐसा देखने को आपको हमेशा मिलेगा कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मुख्यमंत्री क्या करता है, ठीक है, और वह राज्य में बहुत सारे बदलाव ला देता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाले एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर कहता है यहाँ पे यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ऐसे फिल्मों के माध्यम से राज्यों के समस्या के बारे में आसानी से समझा जा सकेगा। और जहां तक एक दिन की मुख्यमंत्री की बात है तो यह सिर्फ फिल्मों में संभव है, लोकतांत्रिक शासन में नहीं, क्योंकि राज्यों में सत्ता का विभाजन कायम होता है। इसमें सभी प्रकार के अधिकार और कर्तव्य का संविधान के द्वारा उल्लेखनीय होता है। लेकिन इस तरह के फिल्मों से जनता में जागरूकता लाई जा सकती है और वैसे प्रतिनिधियों का चयन करें जैसे कि फिल्मों के हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और अपने राज्य में बहुत सारे बदलाव लाता है। ऐसे फिल्मों के माध्यम से जनता को उनकी समस्याओं एवं अधिकार से अवगत कराए जाते हैं, जिससे फिल्मों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह की जो फिल्म होती है वो बहुत ही कारगर साबित होती है अगर हम लोग उस तरीके का फिल्म देखते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं और आने वाले समय में हम उस तरीके का काम करते हैं, तो आने वाले समय में शायद बहुत हद तक सुधरा जा सकता है, बहुत ज्यादा मतलब जो करप्शन है उसको मिटाया जा सकता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्राओं से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया,
यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी, और अगर चाहे तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया जाता तो आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? तो आइए हम यहाँ पे बताते हैं कि हम क्यों चुनेंगे और क्या चुनेंगे। तो हमने लिखा है कि यदि मुझे इस तरह का कोई विकल्प दिया जाता तो मैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता बनना पसंद करूंगा, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त होता है तथा उन्हें अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। वे सभी मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के मुख्य सदस्य बनकर देश के शासन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन सभी कारणों से मैं लोकसभा के बहुमत दल का नेता बनना पसंद करूंगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है, ये आपको बताना है। तो देखिए क में है एक श्रीनिवास नाम के कोई लड़का है या व्यक्ति है, वो कहता है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया। फिर उसके बाद कहता है विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन सा विचार सही है और क्यों? हमने उत्तर लिखा कि मेरे विचार में जो ख है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? तो हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश भी दिया है। तो देखिए यहाँ पे छूट गया सर्वोच्च न्यायालय, थोड़ा सा आप ढंग से कर लेंगे, इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि सरकार की जो भी कुछ गड़बड़ियां हैं उसको संशोधन करने का निर्देश देती है कि भैया आप उसमें सुधार लाइए, नहीं तो हम यहाँ पे सख्त नियम अपनाएंगे, हम आपके ऊपर कड़ा तरीका से पेश आएंगे या हम आपके ऊपर भारी पेश आएंगे। अगर आप सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो हम आपके जो सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो ये न्यायपालिका कर सकती है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पे किसी तरीके का कोई भी दबाव नहीं होती है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर जो अगला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 11 नंबर है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार विधान परिषद में जो भी सदस्यों की कुल संख्या होती है बच्चों वो 243 है। फिर उसके बाद कहता है कि बिहार विधान परिषद का गठन कैसे होता है, ये आपको बताना है। तो हमने लिखा है कि बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है, जिसमें इसके कुल सदस्यों का 1/3 भाग उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर सभाएं, ग्राम पंचायत इत्यादि द्वारा निर्वाचित किया जाता है। पुनः इसके जो कुल सदस्य हैं उसका 1/3 भाग विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। परिषद में कुल सदस्यों के 1/12 भाग राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। कुल सदस्यों का 1/12 भाग माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और 5 कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, समाज सेवी आदि का व्यवहारिक अनुभव हो, और इसी तरीके से बिहार विधानसभा का गठन की जाती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। तो आज के क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।